ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल का उद्घाटन। फेस्टिवल सत्र में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कतर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। गोयल ने अल काबी से की मुलाकात। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, यूपीआई पेमेंट से बढ़ेगा कारोबार। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान। उप मुख्यमंत्री ने एनडीए में सीट बंटवारे पर दी सफाई। बिहार चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ कर रहा काम। जम्मू कश्मीर में जीएमसी और एएच की लोगों के लिए अनोखी पहल। आंखों की समस्या का मुफ्त में किया जा रहा इलाज। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं ऋचा सिंह। आगामी बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद ही बिहार में अपनों के बीच ही बगावत देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार के गलियारों से मिल रही जानकारियों से ये साफ पता चल रहा है कि बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है। ऐसे में बिहार में एक नए गठबंधन के बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो कौन है जो बगावत पर उतरा है और क्या बिहार में एक नया गठबंधन जन्म लेने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव दिन बीतने के साथ साथ एक अलग ही सियासी मोड़ पर जाता नजर आ रहा है। कभी अपनों के बीच ही लड़ाई तो कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। ये सब सिलसिले पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल चुके हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही सियासी महफिलों में एक अलग ही गूंज सुनाई देती नजर आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव 2 चरणों में ही संपन्न होंगे और छठ के तुरंत बाद इसे पूरा करवाया जाएगा, जिसके लिए खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल यानी कि बीते सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में आपको बता दें कि पहले फेज का चुनाव 6 को और दूसरा चरण 11 नवंबर को संपन्न होगा। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे भी हमारे और आपके सामने होंगे और ये साफ हो जाएगा कि बिहार का किला किसने भेदा और कौन सत्ता पर काबिज हुआ। हालांकि बिहार किला भेदने से पहले ही बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले सीट बंटवारे को लेकर बात बनती नहीं दिखाई दे रही है। महागठबंधन के बाद एनडीए में सियासी तकरार देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए ये साफ है कि बिहार चुनाव में अपने ही अपनों से बगावत कर सकते हैं। बता दें कि बिहार की गलियारों से निकल कर आ रही जानकारी के मुताबिक खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ही सीट बंटवारे को लेकर असहज हो चुके हैं, जिससे इतना साफ है कि कहीं न कहीं खिटपिट अपनों में ही दिखती नजर आ रही है। हालांकि केवल असहजता ही नहीं बल्कि चिराग के तो बगावत करने की खबरों ने भी चुनावी गलियारों में पैर पसार लिया है। ऐसे में चर्चा है कि क्या बिहार में एक नया गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार के सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की पार्टियों के बीच गठबंधन हो सकता है। हालांकि बस ये चर्चाएं हैं, अभी कोई आधिकारिक मोहर नहीं लग पाई है, लेकिन चर्चाओं ने ही बिहार चुनाव से ठीक पहले अलग बवाल मचा रखा है। बता दें कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में उन्हें एक ऐसे गठबंधन की तलाश है जिसका एक स्थिर और मजबूत वोट बैंक हो। ऐसे में कई बार उन्होंने चिराग पासवान का जिक्र तक किया है और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि चिराग ने भी कई दफा पीके की तारीफ की है, जो इन कई सारे कयासों को जन्म देती है। आखिर चर्चाएं जो बखूबी होती नजर आ रही हैं। ऐसे में चिराग की नाराजगी भी इस मोड़ पर बिहार में एक नए गठबंधन के जन्म होने की संभावनाएं जता रही है, क्योंकि आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है उसे लेकर खुद एनडीए में ही बात नहीं बन पा रही है और चिराग नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल चिराग पासवान ने पहले ही बिहार चुनाव को लेकर भाजपा से 40 सीटों की मांग कर दी थी। वहीं खबरें तो ये है कि भाजपा केवल चिराग को 25 सीटें ही देने वाली है। ऐसे में साफ है कि बात समझौते तक पहुंच जाएगी। अब ये समझौता होता है या बिहार में एक नया गठबंधन जन्म लेता है, ये देखना भी दिलचस्प
दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दल अपनी अपनी कोशिशों में लग चुके हैं। किसकी कोशिश साकार होती है और किसे हार मिलती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि बिहार की सियासत में अपनों के बीच ही सियासी घमासान होकर रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। अगली खबर, विदेश मंत्री जयशंकर ने नई दिल्ली में ट्रस्ट एंड सेफ्टी इंडिया फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये आयोजन सेंटर फॉर सोशल रिसर्च इंडिया द्वारा किया गया, जिसमें विदेश मंत्री ने इस पहल के लिए संस्थान और उसके निदेशक डॉक्टर रंजन कुमारी की सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारत में लगातार वैश्विक एआई शासन और एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने की वकालत करते रहे हैं। हमने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान इसका प्रदर्शन किया है और विश्वास, सुरक्षा, निष्पक्षता और जवाबदेही को सुरक्षित रखते हुए सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसके उपयोग पर पुरजोर आग्रह किया है। Now, we in India, we have consistently advocated for global AI governance and the shaping of an international agenda. We have demonstrated this during our G20 presidency and strongly urged its usage for advancing sustainable development goals, while safeguarding trust, safety, fairness, and accountability. As a founding member of the Global Partnership on AI, we promoted the New Delhi Declarations, which envisage responsible and inclusive AI. We participated in the AI summits in Bletchley Park and Seoul and co-chaired the Paris AI Action Summit last year. The AI Impact Summit in 2026, with the focus obviously on impact, will take this forward. So let me conclude by saying this. This is an endeavor whose success depends on our ability to ensure multi-stakeholdership. And that is why the TASI festival today is important, because it sends out a strong, inclusive and pro-people message on this critical issue. कतर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अल बालाग ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के अध्यक्ष शेरिदा साद जुब्रान अल काबी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे लगता है कि कतर में भारतीय व्यवसायों के साथ साझेदारी को आकर्षित करने के लिए बहुत उत्साह है। भारत और कतर दोनों में निवेश, साथ ही कतर और भारतीय व्यवसायियों के बीच साझेदारी में किसी तीसरे देश की परियोजनाओं को भी शामिल। Well, I think there's a lot of excitement in Qatar for attracting partnerships with Indian businesses, both for investment in India and Qatar, as also for doing third country projects in partnership between Qataris and Indian businesses. Al Balag, for example, is a partner with Larsen and Toubro, and they have done projects with L&T both in Qatar and are also hoping to do projects in third countries where they can jointly do the contracting work. The Qataris government is also looking at third country projects for which, as they informed me, the Qatar Development Bank is willing to give guarantees for financing, and I think Indian businesses should seriously consider such guaranteed financing for partnering with Qataris business persons in third country. रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक अहम बयान देते हुए चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया और कहा कि बिहार को लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद अब लोकतंत्र का महापर्व मनाने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता एक बार फिर विकास और स्थिरता को चुनेगी। इसके अलावा उन्होंने सीट बंटवारे और सहयोगी दलों के बीच
संभावित मतभेदों पर पूछे गए सवाल पर स्पष्ट किया कि एनडीए में सब कुछ स्पष्ट और सामंजस्यपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हृदय से धन्यवाद, बधाई कि लोक आस्था के महापर्व के बाद लोकतंत्र का महापर्व मनाने का बिहार को मौका मिलने जा रहा है। इस मौके पर कहीं न कहीं हर बिहारी अपने को पूरी पवित्रता और पारदर्शिता के साथ विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करेगा। सीट बंटवारे को लेकर कोई झंझट नहीं है। अनुभवी और सुलझे हुए लोग हैं और जिनके मन के अंदर सेवा का भाव से काम कर रहे हैं, उन व्यक्ति को कहीं प्रॉब्लम्स और कहीं समस्या नहीं आती। कई तरह के आरोप लगा रही है बीजेपी। अजय, तो प्रतिपक्ष आरोप नहीं लगाएगा तो क्या वो बड़ाई करेगा सत्ता का? वो भ्रम नहीं फैलाएगा। हम प्रगति करते हैं, वो प्रोपगंडा करता है। यही तो अंतर है। हम सुशासन की बात करते हैं, वो दुशासन के रूप में कुशासन की बात करेंगे। पक्ष प्रतिपक्ष में तो ये वक्त हो गया है अगली खबर का। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार चुनाव पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अंतर विरोधों से भरे हुए गठबंधन पार्टी, परिवार और सत्ता को पाने की ललक में जनता के सामने इंडिया गठबंधन द्वारा जो भ्रम स्थापित किया जा रहा है, बिहार की जनता उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसके आगे सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। वैसे तो देखिए, वहां वैसे तो वो उनका अंदरूनी मामला है, परंतु वहां तो समस्या क्या है कि ये बड़े भाई छोटे भाई की तो समस्या में तो वो सबसे ज्यादा फंस गए हैं। परिवार के अंदर ही बड़े भाई छोटे भाई की समस्या हो गई है और बड़ी बहन और छोटी बहन की समस्या हो गई है। और वहां यही समस्या है उस इंडी गठबंधन में कि पार्टी कांग्रेस छोटी है बिहार में, पर नेता उसका बड़ा है, राहुल गांधी जी, और पार्टी राजद बड़ी है बिहार में, पर नेता उसका छोटा है, तेजस्वी जी। और आपने देखा कि तेजस्वी जी पूरी यात्रा में राहुल जी को ढोते रहे, अनेक बार उनको पीएम बनाकर कहते रहे, मगर राहुल जी के मुंह से एक बार नहीं निकला। पूछे जाने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नहीं बोला कि तेजस्वी जी हमारे सीएम के कैंडिडेट होंगे। और वैसे तो ये राजद का अंदरूनी मामला है, परंतु जो कुछ हो रहा है लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में, तो हमें याद आता है जब शुरू में वो बने थे 1990 में, हम लोग बच्चे थे, तब वो कहते थे ये गरीब गुरबा की सरकार है और मैं गरीब गुरबा का नेता हूं। आज स्थिति हो गई है कि वो स्वघोषित गरीब गुरबा के नेता लालू प्रसाद यादव जी के सामने ये दुविधा है, क्या वो इस बिटवा के नेता रह गए कि उस बिटवा के, और इस बिटिया के नेता हैं या उस बिटिया के। वक्त हो गया अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त आंखों की सर्जरी कर रहे हैं, जिससे कई लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। इस पहल को लेकर एक लाभार्थी के बेटे जुनैर शाह ने बताया कि मेरे पिता की आंखों में समस्या थी, जिनका इलाज मुफ्त में किया गया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार और जीएमसी राजौरी का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा जीएमसी और एएच के अधीक्षक डॉक्टर शमीम अहमद चौधरी ने कहा कि आयुष्मान कई रोगियों की सेवा कर रहा है। उन्होंने बताया कि हम मोतियाबिंद की सर्जरी भी कर रहे हैं। मैं लोगों से इस सुविधा को अपनाने और इसका लाभ उठाने की अपील करता। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारा आयुष्मान जो है काफ़ी पेशेंट्स को जो है वो कैटर कर रहा है। जो भी इंडोर पेशेंट हैं सभी को आयुष्मान में हम लेते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे कैटरेक्ट की जो सर्जरीज हैं उसको भी हम कवर कर रहे हैं, और तकरीबन आज 17 पेशेंट्स को जो है हम कैटरेक्ट की सर्जरी की है। इस तरह के कैंप्स हमारे जो है चलते ही रहते हैं और आयुष्मान जो है इसको कवर कर रहा है। मेरी तो यही लोगों से अपील है कि यहाँ जो कि सरकार का हॉस्पिटल है और फ्री ऑफ कास्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इस सुविधा को लोग जो है वो अडॉप्ट करें और यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें आयुष्मान का, जो कि आपको पता ही है कि एक परिवार को 1 साल के लिए 5 लाख तक का जो है वो और इलाज जो है वो किया जा सकता है आयुष्मान के अंदर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के
गुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में बीजेपी नेता बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष पर हुए हमले पर कहा कि प्रधानमंत्री और लोकतंत्र को गाली देने वाले इंडिया गठबंधन की जुबान आज बंद क्यों हो गई? कोई सेवा भाव से बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने जाता है तो आप उसकी हत्या की साजिश रचते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। आज लोकतंत्र को गाली देने वाले इंडी गठबंधन की जुबान क्यों बंद हो गई? क्या यही ममता बनर्जी है ना? क्या लोकतंत्र अगर खतरे में पड़ता है, ये लोकतंत्र का कौन सा मॉडल है? जब पंचायत का चुनाव हो, जीते तो उसकी हत्या करके टांग दें कोई वृक्ष में, कोई पेड़ में, और आज कोई सेवा भाव से जाए बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने, आप उसे मारें, हत्या करने की साजिश करें। ऐसे मुख्यमंत्री को लोकतांत्रिक तो नहीं कहा जाएगा, ये एरोगेंसी कहा जाएगा, एरोगेंट मुख्यमंत्री कहा जाएगा। लोकतंत्र में जिसको भरोसा नहीं होगा वो कहा जाएगा, और लगे अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार बड़ा चुनाव है। मेरा आभास है कि प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बनेगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि मतदाता सूची में संशोधन हमेशा होना ही चाहिए, इससे मूल वोट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार बड़ा चुनाव है और 250 से अधिक सीटों पर चुनाव होना होता है, तो बिहार के इस चुनाव में बहुत मंथन हुआ। चुनाव से पहले भी मंथन हुआ। सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर अपनी बात कही, और अभी मुझे ये बात समझ में आती, मेरा आभास है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बनेगी। सर, आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि प्रचंड मतों के साथ जो एसआईआर का मामला है, वोट चोरी का मामला, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है सर? कोई डेंट करेगा? ये हर जगह होना ही चाहिए। मतदाता सूची के परिवर्धन के लिए, संशोधन के लिए, विलोपन के लिए किया जाने वाला यह काम हमेशा होना चाहिए, और होता ही है भाई, कानूनन होता है। फिर भी अनेक लोग अपने नाम अनेक जगहों पर जुड़वा लेते हैं, वो परेशानी का विषय होता है। इससे मैं सोचता हूं कि मूल वोट पर तो फर्क नहीं आने वाला है। वक्त हो गया है अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की। बिहार में चुनाव 2 चरण में होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि हम चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हैं। बिहार पूरे देश को परिवर्तन की राह दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम स्वागत करते हैं चुनाव की तारीखों का, और हम प्रतीक्षा कर रहे थे, बल्कि बिहार परिवर्तन की राह दिखाने की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे देश को परिवर्तन की राह इसी चुनाव में दिखेगी बिहार के। और हमारा गठबंधन सीटों के बंटवारे के करीब है, और जल्दी हम सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और समन्वित तरीके से पूरा गठबंधन राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और जीत हासिल करेगा। सर, बिहार चुनाव से पहले महिलाओं किसानों को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि साहब 5 साल तो आपको याद नहीं आई, और जब चुनाव आ गए तो आपको हमारे खाते याद आ गए। 5 साल तो अब हम पर महंगाई थोपते रहे, चीजों के दाम बढ़ाते रहे, और अब आप कई तरीके की सौगातें लेकर के आ रहे हैं, तो लोग आगे 5 साल भी
तुम इसी तरीके से हमारा शोषण करोगे, इसलिए लोग नकार रहे हैं। लोग ऐसी पार्टी को, वहां ऐसे गठबंधन को सत्ता में लाना चाहते हैं जो गठबंधन बेरोजगारी दूर करेगा, जो गठबंधन महंगाई को नियंत्रित करेगा, लोगों के लिए काम के अवसर पैदा करेगा और महिलाओं के सशक्तिकरण सहित जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारेगा। वक्त हो गया अगली खबर का। पटना में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा ने 3.5 साल पहले उनके विधायक तोड़कर उन्हें सरकार से बाहर किया था, जिसके बाद से वे भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि अब बिहार में नीतीश कुमार कोई निर्णायक फैक्टर नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि माई बहन मान और वृद्धावस्था पेंशन जैसी कई योजनाएं उनकी पार्टी की सोच से प्रेरित हैं। देखिए, ये समय बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे और आपको जानकारी हो कि 3.5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को खरीद लिया और हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, उसके बाद मेरा एक ही संकल्प था कि भाजपा को बिहार से भगाना है और 4 विधायक उन्होंने हमारा खरीदा है, तो 40 विधायक कैसे उनको हराना है, वो लक्ष्य पे हम लगे हुए थे। तो ये तैयारी तो हमारे 3.5 साल से है। बेसब्री से इस समय काल इस पल का मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी और वो पल आ चुका है और 10 तारीख से नामांकन है और हम लोग मजबूती से महागठबंधन के सभी नेतागण साथीगण उतरेंगे और 243 जगह पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में युवा सरकार बनाएंगे। बिहार में गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी जाति धर्म के लिए हम लोग सरकार बनाएंगे, उनके लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे। खास करके हमारे युवा जो है बड़े संख्या में बिहार से दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए उनको भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है। उसके लिए हम सभी को संकल्पित होकर बिहार में ज्यादा से ज्यादा उनके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। और बिहार में तो आप देख सकते हैं कि कभी नीतीश कुमार जरूर फैक्टर हुआ करते थे। मुझे पता है कि 2005 में तो एक परिस्थिति था कि लालू जी को हटाना था, जनता ने मन बनाया, नीतीश जी को बैठा दिए और नीतीश जी 2010 में अपने दम पर सरकार बनाए, लेकिन 15 में वही नीतीश जी देखिए तो परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने, लालू जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद 2020 देखिए तो उसमें भी 42 विधायक के साथ बिहार में मुख्यमंत्री बने, वो भी एक परिस्थिति ऐसा बना कि मुख्यमंत्री बन गए। वक्त हो गया अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा जो काम हो रहा है वो जांच का विषय है। मैं आज कह रहा हूं कि जांच करिए, अन्यथा 2 वर्ष के बाद जो जांच होगी उसमें बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे नेता जेल में होंगे। चारों तरफ जिस तरह की लूट हम देख रहे हैं वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा के कारण नुकसान हुआ है, उस नुकसान की अगर हम जमीनी हकीकत देखें कि हालात जस के तस बने हुए हैं और अब की बार हमारी चिंता का विषय ये बना है कि सीधा बरसात के बाद सर्दी का मौसम बहुत तेजी से आ रहा है। लग रहा है कि सर्दी इस बार ज्यादा होगी, लंबे स्पैन के लिए होगी। ऐसे में जिन लोगों के घर बह करके चले गए वो अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग जगह ठहर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे परिवार मुझे मिले पिछले 2-3 दिन में और मैं सचमुच में चिंतित हूँ। कई लोग किसी के घर में हैं, कई लोग सरकारी स्कूल में हैं, कई लोग जाकर के शटर में ठहर रहे हैं परिवार के साथ। छोटे बच्चे मिले कल मुझे जो एक शटर में अंदर रह रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से हम बार बार बात कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के दौरान उन परिवारों के लिए मदद के लिए जो चीजें होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाई। राहत के रूप में राहत नहीं मिल पाई और उसके साथ साथ में जो अकोमोडेशन देने की आपने जो बातें कही हैं उसके लिए भी औपचारिकता पूरी करने में बहुत सारी बाधाएं पैदा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए खास खबरों में बस इतना ही। देखते रहें आज की खबर।